हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर भारतीय नौसेना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, और साथ ही पाकिस्तान को लेकर जहां पर इमरान खान के मंत्री को मिला है फ्रांस की तरफ से करारा जवाब। बताएंगे हर तरह की खबरें दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं और 100% भरोसा है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए हमेशा की तरह लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि अंडमान सागर में सिम्बैक्स 20 की मेजबानी करेगी भारतीय नौसेना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी तैयारी है चाइना के खिलाफ, कभी भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बताएंगे दोस्तों ये खबर, साथ ही बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर में नगरोटा एनकाउंटर को लेकर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दोस्तों, बड़ा सुराग हाथ लगा है। बताएंगे आपको दोस्तों क्या है वो सुराग, साथ ही बताएंगे जहां पर रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर कर दिया बमबारी। बताएंगे इसके क्या परिणाम हुए दोस्तों, और रिप्लाई में क्या मिलने वाला है इजराइल को। हर तरह की खबरें, हर तरह की विचारधाराओं को यहाँ पर आपके सामने रखेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं पहली और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अंडमान सागर में सिम्बैक्स 20 की मेजबानी करेगी भारतीय नौसेना। बता दें, अंडमान सागर में सोमवार से शुरू होकर 3 दिन चलने वाले 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 की मेजबानी भारतीय नौसेना करेगी। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच 1994 से प्रति वर्ष आयोजित होने वाली सिम्बैक्स श्रृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। पिछले 2 दशकों में इन अभ्यासों को दायरा और जटिलता लगातार बढ़ी है, जिसमें समुद्री संचालन के व्यापक कार्य क्षेत्र को कवर करने वाले उन्नत नौसेना अभ्यास भी शामिल है। नौसेना प्रवक्ता के अनुसार सिम्बैक्स 20 में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंस राणा और स्वदेश निर्मित कोरवेट का मोर्टा व करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना की पनडुब्बी, सिंधु राज और समुद्री टोही विमान P-8I भी इस अभ्यास में भाग लेगा। ऐसे में आपको बता दें कि इस मेजबानी के पीछे एक ही उद्देश्य दोस्तों, भारतीय नौसेना का चाइना को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना और उसको मकूल जवाब देना है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली सुरंग नगरोटा एनकाउंटर के आतंकियों से यहीं से की गई थी घुसपैठ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रविवार को BSF ने 150 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। ऐसा संदेह है कि इसका इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए किया जाता था। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने यह जानकारी दी, तो वहीं BSF के IG ने बताया कि माना जा रहा है कि नगरोटा में मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों ने इसी से घुसपैठ की होगी। जम्मू में BSF के IG NS जमवाल ने कहा, ऐसा लगता है कि नगरोटा एनकाउंटर के आतंकियों ने इसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि ये ताजी बनी लग रही है। हमें ऐसा लगता है कि जम्मू हाईवे तक पहुंचने में किसी गाइडेड ने उनकी बहुत मदद की होगी। दिलबाग सिंह ने सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक जम्मू सीमांत NS जमवाल और पुलिस महानिरीक्षक जम्मू क्षेत्र मुकेश सिंह के साथ मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगरोटा के पास हाल ही में मुठभेड़ की जांच के बाद सुरंग का पता लगा है। पुलिस महानिदेशक ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से मिली कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को BSF के साथ साझा किया था, जिसने काफी प्रयासों के बाद सुरंग का पता लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी स्क्रीन पर फोटो में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ये सुरंगें बनी लग रही हैं, और इनमें अभी अभी ताजी मिट्टी, गीली मिट्टी जैसी नजर आ रही है दोस्तों, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये सुरंग हाल ही में लेटेस्ट में बनाया गया है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, और आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के आतंकवादी छुपकर भारतीयों पर और भारत के सेनाओं पर वार करती है दोस्तों?
दोस्तों, लेकिन भारत को सीधा सामने से जवाब देना चाहिए और जो कि हर बार देती है इस बार भी देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए भारत को, तो कमेंट सेक्शन में हमें फिर से स्ट्राइक चाहिए लिखकर जरूर बताइएगा। आपकी बात को मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, एक और खबर की माने तो इमरान खान की मंत्री ने फ्रांस पर फैलाई है फेक न्यूज, मिला करारा जवाब। बता दे, पाकिस्तान की इमरान खान के और मंत्री फेक न्यूज को लेकर चर्चा में है। इस बार इमरान की मंत्री शिरीन मजारी ने फ्रांस को लेकर एक खबर शेयर की। इसके बाद फ्रांस की तरफ से जवाब आ गया। पाकिस्तान स्थित फ्रांस दूतावास ने इसे फेक न्यूज बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान की सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने एक आर्टिकल शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मैक्रोन मुस्लिम के साथ वही कर रहे हैं जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। मुस्लिम बच्चों को आईडी नंबर दिए जाएंगे जैसे यहूदियों को पहचान के लिए पीला सितारा पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके बाद इसी ट्वीट पर पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि फर्जी न्यूज और झूठा आरोप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, फ्रांस इन पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज एंड फॉल्स एक्यूजेशंस लगाया गया है। इस पर दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी और पाकिस्तानी मंत्रियों के लिए क्या इतना कहना पर्याप्त होगा? ऐसे में दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के मंत्री लातों के भूत है, जब तक लात नहीं पड़ेगी बात समझ में नहीं आने वाली। अगर आप भी ये मानते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की माने तो रॉकेट हमले के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर की है बमबारी। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी से देश पर रॉकेट दागे जाने का आरोप लगाते हुए फलस्तीनी क्षेत्र में कई जगहों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उन्होंने रविवार को जवाबी कार्यवाही में विमान से कई जगह हमले किए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। फलस्तीनी क्षेत्र से कई चरमपंथी समूह अपनी गतिविधियां चलाते हैं, लेकिन इजराइल इस क्षेत्र से दागे जाने वाले सभी रॉकेट के लिए गाजा के हमास शासकों को जिम्मेदार ठहराता है और बदले में उसके ठिकानों पर हमले करता है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि लड़ाकू विमानों और हमलावर हेलीकॉप्टरों ने रॉकेट की विस्फोटक सामग्री बनाने की 2 जगहों, भूमिगत ठिकानों और हमास के एक नौसैनिक प्रशिक्षण परिसर पर निशाना साधा है। ऐसे में दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारतीय उच्चायोग ने की पाकिस्तान में फंसे 60 भारतीय नागरिकों के वापसी की मांग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग ने रविवार को वहां फंसे 60 भारतीय नागरिकों की वापसी का अनुरोध करते हुए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा। इस्लामाबाद में स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि उसने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से नागरिकों की वापसी के लिए जल्द से जल्द एक तारीख तय करने को भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे ट्वीट में। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और क्या आप भी इन 60 भारतीय नागरिकों की वापसी की मांग करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा दोस्तों, आपकी बात को आगे तक पहुंचाई जाएगी। एक और खबर की माने तो इस राज्य के 4 शहरों में कर्फ्यू सख्ती से लागू होगी पाबंदी। आइए बताते हैं आपको, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच सख्ती की जानी शुरू हो गई है दोस्तों। राज्य सरकारें अपने स्तर पर हर संभव कदम उठा रही है। राजस्थान के 8 शहरों के बाद अब गुजरात के 4 शहरों में भी रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया गया है। आज से गुजरात के 4 शहरों में रात के समय कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर अमेरिका से खबर आ रही है। भारतीय मूल की माला अडिगा बनी जो बाइडेन की पत्नी जिल की सलाहकार। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही गर्व की खबर है दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की महिला माला अडिगा को एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। माला को अमेरिका की होने वाली प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक बनाया है। जिल अमेरिका में शिक्षा और कम्युनिटी टीचिंग पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी में है, इसलिए शिक्षा नीति को लेकर अनुभवी रही माला अडिगा को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। माला इससे पहले जिल की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं और उन्होंने जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान में सीनियर पॉलिसी एडवाइजर की भूमिका भी निभा चुकी है। ऐसे में दोस्तों, अपने भारतीय अमेरिका में भी जाकर डंका बजा रहे हैं दोस्तों और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में आप किस प्रकार से इस खबर को देखते हैं और माला को अगर आप भी बधाई देना चाहते हैं, कांग्रेचुलेशन करना चाहते हो तो कमेंट करके अवश्य लिखिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिका चुनाव से दूसरी खबर आ रही है।
पेंसिल्वेनिया पर अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेंगी ट्रंप की टीम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वरिष्ठ कानूनी सलाहकार जेना एलिस और अटॉर्नी रूडी गिउलियानी ने कहा है कि ट्रंप की टीम पेंसिल्वेनिया अदालत के फैसले के खिलाफ जल्द अपील करेगी। शनिवार को अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश मैथ्यू ब्राउन ने पेंसिल्वेनिया में मेल इन मत पत्रों को अमान्य करने के ट्रंप कैंपेन की याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ब्राउन ने कहा कि ट्रंप कैंपेन की याचिका बिना कानूनी दलीलों का साक्ष्य के है। जी हाँ दोस्तों, वहीं ट्रंप टीम के अनुसार पेंसिल्वेनिया में 6,82,777 मत गैर कानूनी है। ऐसे में दोस्तों ट्रंप की टीम अदालत के फैसले के खिलाफ जाती हुई अपील करती हुई नजर आएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, और आप ट्रंप की टीम को क्या सुझाव देना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो ड्रैगन की किसी भी हिमाकत से बचने को भारत ने कर ली है तैयारी, लद्दाख में बना ली है ये सुरंगें। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ये पूर्वी लद्दाख में महीनों से चली आ रही तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए भारत चाइना लगातार बैठकें कर रही है, तो वहीं चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने से भी पीछे नहीं हट रही है। हाल ही में लद्दाख में झड़प के दौरान चीनी मीडिया ने माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल की फर्जी कहानी गढ़ी थी। चाइना के इतिहास को देखते हुए भारतीय सेना अभी भी कोई कोताही नहीं बरत रही है और पूर्वी लद्दाख के डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को बहुत ध्यान से देख रही है। चाइना के किसी भी संभावित घुसपैठ से बचने के लिए भारतीय सेना ने सुरंगें बनाई है। जी हाँ दोस्तों, 29 से 30 अगस्त को भारतीय सेना के जवानों ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के साथ मिलकर एलओसी पर पेंगोंग त्सो की दक्षिणी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। चाइना की तमाम कोशिशों को नाकाम करते हुए जवानों ने ऊंचाइयों पर तैनात हो गए थे। तो वहीं जब चीनी मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल की फर्जी कहानी बनाई तो उसे फौरन ही भारतीय सेना ने फेक न्यूज भी करार दिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि चाइनीज सेना जिस प्रकार से सिर्फ अफवाह के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों को और अन्य देशों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना में एक खासियत है कि वो जो करती है दोस्तों जमीनी स्तर पर करती है और बिना किसी अफवाह फैलाए, बिना किसी डराए, सीधा करके दिखाती है। अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और जिस प्रकार से ये सुरंगें बनाई गई, अगर आप इनको कारगर मानते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर इराक में आईएस का हमला, 6 सुरक्षा कर्मियों सहित 3 नागरिकों की मौत। जी हां दोस्तों, इराक में इस्लामिक स्टेट द्वारा दोबारा हमले की खबर सामने आई है। पुलिस और एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि इस्लामिक स्टेट ग्रुप द्वारा शनिवार को किए गए एक हमले में 6 इराकी सुरक्षा कर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। एक पुलिसिया सूत्र ने बताया कि सड़क के किनारे पड़े विस्फोटक से एक कार की टक्कर हो गई और इसके बाद राजधानी से लगभग 200 किलोमीटर यानी 120 मील दूर स्थित घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की बचाव टीम जिहादियों ने गोलियां बरसा दी। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की माने तो रूस से खबर आ रही है, जहां कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन छोड़ सकते हैं राष्ट्रपति पद। आपको बता दें राष्ट्रपति के आलोचक ने किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक संविधान संशोधन के जरिए 2036 तक पद पर आसीन रहने के लिए योग्य हो गए थे। हालांकि एक राजनीतिक विश्लेषक ने उनके भविष्य के बारे में हैरान कर देने वाली बात कही है, दावा किया है। उनका ये कहना है कि पुतिन अगले साल की शुरुआत में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे और वजह ये है उनका स्वास्थ्य। पुतिन के आलोचक वैलेरी सोलोवी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति कैंसर से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, वैलेरी पहले ये दावा कर चुके हैं कि पुतिन को पार्किंसंस डिजीज है। उन्होंने अब सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पुतिन का स्वास्थ्य खराब है। उन्होंने शुक्रवार को द सन को बताया कि पुतिन 2 बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें साइको न्यूरोलॉजिकल परेशानी है और कैंसर भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये दावा सच नहीं है और अगर ये सच है दावा, तो दोस्तों आप भी उनके अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। एक और खबर की माने तो दिल्ली दंगे को लेकर खबर आ रही है, जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लिया गया है। दोस्तों बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, दिल्ली पुलिस ने फरवरी में शहर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में हुई सांप्रदायिक हिंसा के षड्यंत्र से
संबंधित मामले में रविवार को जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ एक अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। पुलिस ने खालिद और इमाम के खिलाफ कठोर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ राव के समक्ष आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। दोस्तों, उन पर दंगे, गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होने, आपराधिक साजिश, हत्या, धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। इन अपराधों के तहत अधिकतम मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। ऐसे में दोस्तों, इन लोगों को किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा कमेंट करके सजा का नाम लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं दोस्तों आप इनकी गलती को कितना बड़ा मानते हैं। एक और खबर की माने तो अहम, कई राज्यों में बढ़े कोरोना के मामले, मुख्यमंत्री संग प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अहम बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को डिजिटल माध्यम से बैठक कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी एक बैठक उन 8 राज्यों के साथ बैठकर कर सकते हैं जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीका वितरण की रणनीति पर चर्चा संभावित है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों के साथ बैठकें कर चुके हैं। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, तो वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक हैंडल @POTUS को ट्विटर करेगा जो बाइडेन को ट्रांसफर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, ट्विटर ने फैसला किया है कि अमेरिका में इनॉग्रेशन डे के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट @POTUS को डोनाल्ड ट्रंप से वापस लेकर जो बाइडेन को सौंप दिया जाएगा। ट्विटर का कहना है कि भले राष्ट्रपति ट्रंप चुनावी नतीजों को मानने से इनकार कर दे, लेकिन यह आधिकारिक अकाउंट जो बाइडेन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्विटर को आप सही ठहराते हैं यहाँ पर दोस्तों, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आप कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो 2024 की तैयारी में जुट गई है बीजेपी। जेपी नड्डा शुरू करेंगे 120 दिनों का प्रवास अभियान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, अगला लोकसभा चुनाव भले ही साल 2024 में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट चुकी है। इस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दिसंबर से पहले हफ्ते से पूरे देश में 120 दिनों का प्रवास अभियान शुरू होगा। इसकी शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर से करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही अपना आधार मजबूत करने में जुटने वाली है। इसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 दिसंबर से देवभूमि उत्तराखंड से शुरू करेंगे। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या अगली बार भी आप मोदी जी की सरकार चाहते हैं इस भारत देश में? अगर हाँ तो लिखकर बताइएगा, साथ ही ना तो कारण जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं क्या चाहते हैं आप लोग। एक और खबर की माने तो यूएस ने तिब्बत को लेकर चाइना को दिया 60 साल में सबसे बड़ा झटका। अब क्या करेंगे शी जिनपिंग? जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने तिब्बत को लेकर ऐतिहासिक कदम उठा लिया है और चाइना को 60 साल में सबसे बड़ा झटका दिया है। बता दें, अमेरिका ने पहली बार सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन यानी सीटीए के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे को व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया। इसके बाद डॉक्टर सांगे शनिवार दोपहर व्हाइट हाउस पहुंचे और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका के इस बड़े कदम से चाइना की जिनपिंग सरकार भड़क सकती है। आपको बता दें, अमेरिका ने कभी भी तिब्बत सरकार या इसके नेताओं को कूटनीतिक तौर पर अहमियत नहीं दी। इसी कारण पिछले 6 दशकों से सीटीए के प्रमुख को अमेरिकी विदेश विभाग और व्हाइट हाउस में प्रवेश से वंचित रखा गया। आज की यात्रा में सीटीए और उसके रणनीतिक प्रमुख दोनों की लोकतांत्रिक प्रणाली की स्वीकृति है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में तिब्बत और यूएस के रिलेशन को आप किस नजरिए से देखते हैं
दोस्तों। और चाइना के इस बौखलाहट को अगर आप मानते हैं कि इसी प्रकार से बौखलाना चाहिए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो कांग्रेस में ही कलह के बीच गुलाम नबी आजाद बोले, कहा राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनने के लिए लीडरशिप को करवाना होगा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव के साथ तमाम राज्यों के उपचुनाव में कड़ी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस में अंतर कलह अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा है कि पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ तक कि कांग्रेस के पिछले 2 कार्यकाल के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस ने लद्दाख में हिल काउंसिल चुनाव में 9 सीटें जीती, जबकि हम इस तरह के सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने में ही आपस में ही कलह चल रही है दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हर